हार्डिंग ऑफ गॉड्स के नए एपिसोड में आप सबका वेलकम है। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ पर कि लास्ट एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पर कि हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि अब एक बच्चा बन चुका होता है अपने स्पेस के अंदर। लेकिन वहाँ पर वो बोर होना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, अब मुझे यहाँ पर कहाँ कब तक रहना पड़ेगा। और कहता है कि ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ने ये तो बताया ही नहीं था कि मुझे यहाँ पर कब तक रहना पड़ेगा। और कहता है पता नहीं मेरा यहाँ पर क्या होगा, मैं इतना ज़्यादा बोर हो चुका हूँ इसने से थोड़े से वक्त के अंदर ही। लेकिन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि कामयाबी के साथ अपने स्पेस के अंदर से बाहर निकल चुका होता है। वो कहता है हेलो हेलो, अभी भी यहाँ पर कोई जिंदा मौजूद है कि सब लोग मारे जा चुके हैं। वो कहता है कि ये ब्रोदर स्टेटस अपने आप कैसे ही अलाइव हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो मोस्टर अभी भी जिंदा होती है और कहती है अब तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तो यही चाहती थी कि ये टेंपल के अंदर आए। जहाँ पर कि हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसकी अचानक ही नजर ऊपर पड़ती है तो वो देखता है कि वो लड़की आकर उस पर अटैक कर रही है और वो फौरन से हट जाता है वहाँ पर, इसलिए बच जाता है और फौरन से अपने अटैक को डोज करने में कामयाब हो जाता है। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तेरी वजह से उस ब्रोदर स्टैचू ने देख मेरा ये क्या हाल कर दिया है, अब तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली कमीने कहेंगे। वो कहते हैं अच्छा ऐसे क्या बात है, और कहते हैं तो फिर स्पेल के जरिए क्यों ना इसको दोबारा से वैसा ही बना दिया जाए अलाइव, जिसे थोड़ा कहती है नहीं ऐसा मत करना। और हमें दिखाया जाता है लेकिन वो मंत्रों को पढ़ देता है और वो दूसरी तरफ मुड़ते हुए देखती है कि वो ब्रोदर स्टेचर अलाइव हो रहा है कि नहीं। हमें दिखाया जाता है वो वाकई में अलाइव हो जाता है और कहता है कि ईवल क्रिएचर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी लोगों को तंग करने की। और फौरन से अपनी सीट पर से दोबारा से उठकर अपनी जंजीरों को बाहर निकाल लेता है, उससे दोबारा से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो कहती है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अपने मंत्रों को जल्दी से बोलना बंद कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। वो कहती है कि मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर जैसे मॉन्स्टर पर तरस खा लिया करो। एक तो एक वो ब्लाइंड आदमी ने आकर मुझे इतना ज्यादा मारा था और एक तुम हो गए अपनी बातों के जरिए ब्रोदर स्टैचू के जरिए मुझे टॉर्चर कर रहे हो। जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है ब्रोदर स्टैचू से अपनी तरफ खींच लेता है और फौरन से बहुत ज्यादा पटक पटक कर मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है और कहता है इतनी ज्यादा बुरी धलाई। अचानक ही जैसे कोई चीज खोपड़ी आकर उसके बजने वाली होती है, वो फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है मैं बच गया। लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ब्रोदर स्टैचू वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ चुका होता है, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर का सीन जिसकी हालत इस बार काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और कहती है कि इस बार मंत्रों को मत बोलना, नहीं तो मैं मारी जाऊंगी। और कहती है लड़के तेरी हिम्मत कैसे पड़ी दोबारा से मेरे साथ ये करने की। वो कहता है इस बार क्या दोबारा से करवाना चाहोगी, अगर तुमने फिर से मेरे साथ जबान लड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ यही होगा। वो कहती है नहीं 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 मुझे माफ कर दो भैया, और उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि बस बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पर तुम यहाँ पर क्यों रुके हुए हो। और कहती है इसके बारे में अब सोचना भी बंद कर दो कि तुम दोबारा साथ ट्रेजर के। कहता है कि क्या यही है, या दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन किसी काम के नहीं लग रहे। वो कहती है बेवकूफ मत बनो, ये पता भी है कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स के रह चुके हैं अपने जमाने में। और कहती है शिया लोंग और वियाओ यूंग ये दो इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर थे और इनके ही ये ट्रेजर हैं। और कहती है कि ये यांची नाइफ, इसकी पावर के मतलब तुम्हें पता भी नहीं होगा। इसके बाद फोन से पकड़ते हुए कहता है कि क्या यांची नाइफ वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता, यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन ट्रेजर भी मौजूद हैं जो तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। वो कहता है दिखने से तो ये बिल्कुल घटिया दिखाई दे रही है। और जैसे ही वो अपने उस ट्रेजर के जरिए उस पर अटैक करता है उस सोर्ड के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिसे देखने में वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कहते हैं कि ये सुपीरियर सोल्जर जो है ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। वो कहती है ये तो 6 एलो मास्टर का जो है वेपन है और इसकी पावर का अंदाजा तो कोई लगा ही नहीं सकता ये कितना ज्यादा खतरनाक है। वो कहती है कि जो इसका इस्तेमाल करता है उसकी वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती ही चली जाती है। इसकी पावर का अंदाजा तो इसी तरीके इसके साथ लगाया जा सकता है कि ये एक डिवाइन ट्रेजर से भी ज्यादा अच्छा ट्रेजर है। और कहती है वो योंची सोर्ड तो फौरन से इसे टच करते हुए ही खत्म हो गई। वो कहता है हाँ वैसे मेरे ग्रैंडपा ने दिया है, बेकार चीज तो नहीं ना देंगे, और वैसे भी वो नाइफ को चूज करने में काफी ज्यादा ही अच्छे हैं। और उसके गर्दन पर नाइफ रखते हुए कहता है कि बताओ कि किस तरीके के साथ इसे रिफाइन किया होगा। वो कहती है वाकई में इसका रिफाइनिंग मेथड काफी ज्यादा ही अच्छा है। वो कहती है वाकई में इसका रिफाइनिंग मेथड काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन कहती है कि ये जो बुच्चर का है सोर्ड ये यकीनन तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि तुम काफी ज्यादा एक बुच्चर की तरह ही मुझे जलील कर रहे हो यहाँ पर। जिसके बाद वो जैसे ही अपने बालों को उसके हाथ पे लगाती है वो फौरन से अपनी नाइफ को छोड़ देता है और अपने आप को अपने हाथ को दूर हटाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे ग्रैंडपा यान के मतलब ऐसी बात करने की, मैं तुम्हारे 2 टुकड़े कर दूंगा इसी नाइफ से। वो कहते नहीं मैं चुप हूँ। वो कहता है पहले तुमने मेरे ग्रैंडपा यान की इंसल्ट की थी तो बताओ मैं तुम्हें कौन सी सजा दूं, क्या दोबारा से उसको लाइव कर दूं। लेकिन अचानक उसकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है। वो कहता है उस बैग के अंदर क्या है, और हमें दिखाया उस बैग का सीन। वो कहती है उस बैग के अंदर तो कुछ भी नहीं, कचरा कुचरा था वहाँ पर। वो कहता है कि नथिंग, कुछ भी नहीं कचरा है, तो फिर तो मुझे वहाँ पर जाकर जरूर देखना चाहिए। लेकिन उसे फौरन से रोकना शुरू कर देती है। वो कहती है मेहरबानी करके वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वो बैग काफी ज्यादा ही कीमती है मेरे लिए, मेहरबानी करके उसे तो यहाँ पर छोड़ दो। वो कहती है मुझे चाहे जान से मार दो लेकिन मैं तुम्हें इस बॉक्स को लेकर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की आखिरी निशानी है। और कहती है कि तुम अबला नारी के लिए कम से कम एक चीज को तो यहाँ पर छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर दम घुटने से मर जाऊँ। जिसे सुनने का वो कहता है कि अबला नारी के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाता।
और अबला नारी की सारी चीजों को हथला लिया जाता है। यही हमारे ग्रैंडपा ने बताया है। और वैसे भी तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम अबला नारी कहाँ से हो? और कहता है कि मेरी ग्रैंडपा ने बताया है कि जो चीजें तुम्हारी स्किल के जरिए हासिल हो सकती हैं उन्हें चुरा लेना ही सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है। वो कहती है तुम्हारी ग्रैंडपा बहुत ज्यादा क्रूअल होंगी। वो कहता है और कहती है कि जल्दी से यहाँ से सब कुछ ले जाओ, लेकिन मेरी जिंदगी बख्श दो, मुझे जिंदा रहने का हक है। और काफी ज्यादा गुस्सा करी होती है जब वो सारे के सारे ट्रेजर को वहां से लेके जा रहा था। कहती है कि मुझे मार दो मुझे, कमीने कहीं के मार दो। पहले ही एक ब्लाइंड आदमी आके मेरी सारी चीजों को लेके जा चुका था और तुम भी आकर यहाँ पर मेरे साथ सारा कुछ लेके जा चुके हो। लेकिन हमारा हीरो बाहर एक नोट को छोड़ देता है और कहता है कि अंदर वाली लड़की के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। अंदर वाली लड़की एक सेंटीपीड है और ये आपकी जान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है कि मुझे मालूम है कि मुझे कहाँ पर जाना है और वहाँ से फोन से सामान उठाते हुए चला जाता है। वो कहती है वाकई में मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं वाकई में एक लाल ऐसी लड़की हूँ, मैं वाकई में एक लाल ऐसी लड़की हूँ। वो कहती है एक दिन मैं तुमसे बदला लूंगी, ये बात याद रखना। वो कहती है कि मुझे भूलना मत। और कहती है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी गिव अप नहीं करूंगी, कभी तुमसे अपने बदले के इस ख्वाहिश को नहीं छोड़ूंगी। कहती है कि क्या तुम सुर भी रहे हो? लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि शेमलेस चीजों को मैं याद नहीं रखता। और लेकिन वो कहती है कि तुम शेमलेस रोबर हो, तुम शेमलेस हो, मैं शेमलेस नहीं हूँ। लेकिन वो ये कहते हुए चला जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने तुम्हें बुली किया, तुम वीक हो, तुम एक वीक वुमेन हो, ठीक है ना, मैंने मान लिया। और वहाँ से बोट को चलाते हुए चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की काफी ज्यादा ही चिल्ला रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, कभी नहीं कहेंगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह का सीन, जहाँ पर वो सारे के सारे ट्रेजर को लेके आ चुका होता है और अपने ग्रैंडपा और सारे के सारे ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि ये देखिए मैं आप सबके लिए कौन से ट्रेजर को लेकर आया हूँ। जहाँ पर ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है, कहती है कि जिसकी पहली चोरी है, खुशियाँ मनाओ। जहाँ पर कि उसका ग्रैंडपा सामने आते हुए कहता है कि अच्छा ये वो पहली चीज है जो तुमने एशियन टेम्पल से चोरी की है। वो कहता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर कुछ और भी मिला? और कहता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर फंगस मिला? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वहाँ पर फंगस भी मिल सकता है। लेकिन उसका दूसरा ग्रैंडपा बताता है कि ये जो ट्रेजर तुम यहाँ पर लेकर आए हो, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे तरीके से रिफाइन किए गए हैं। और कहता है कि जहाँ से तुम ये लेकर आए हो वहाँ पर एक ब्रोजन स्टेटस होगा जो कि हमेशा उस लड़की को सप्रेस करने के लिए वहाँ पर रखा गया है। और बताता है कि मैं भी वहाँ पर गया था और मैंने उस लड़की की दुर्गत बनाकर वहाँ से सारे के सारे ट्रेजर को लेकर आया था। और कहता है कि मैं तो बस उसको प्लानिंग कर ही रहा था कि मैं उसे जान से मार डालूं ताकि यहाँ पर से कोई भी मोटर बाकी ना बचे ऐसा। लेकिन कहता है जैसे ही मैं उसे खत्म करने वाला था, जो ब्रोजन स्टेटस था वो फोन से लाइव हो गया और उसने मुझे ये करने से रोक दिया क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर सका। जहाँ पर कि हमारा हीरो ये सोचते हुए कहता है कि क्या इसका मतलब है कि वो ब्रोजन स्टेटस इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने हमारे ग्रैंडपा को ही सप्रेस कर दिया। और कहता है कि लेकिन मॉन्स्टर को तो मेरे ग्रैंडपा ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ मदद चखाया, लेकिन मैंने तो उस ब्रोजन स्टेटस का इस्तेमाल करके ही उस मॉन्स्टर की काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी। जहाँ पर उसका ग्रैंडपा कहता है कि मैं कैसे उसे छोड़ सकता था, उसे लोगों को खाते हुए। और कहता है कि लेकिन उस ब्रोजन स्टेटस का पता नहीं वहाँ पर क्या काम है, उसे क्यों छोड़े जा रहा है बार बार। लेकिन दूसरी तरफ हमें हमारे दूसरे ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कहता है चलो मैं इस सोड को भी टेस्ट करता हूँ। और जैसे अपनी 2 उंगलियों को सोड पे मारते हैं हमें दिखाया जाता है उसमें काफी ज्यादा दरारें आ जाती है और वो फोन से चकनाचूर हो जाती है। वो कहता है ये किसी काम की सोड नहीं है, ये बिल्कुल ही वेस्ट है। जहाँ पर कि उसकी ग्रैंडपा कहती है कि ये काफी ज्यादा पुअर क्वालिटी स्पिरिचुअल सोल्डर्स हैं। लेकिन उसका अंदर ग्रैंडपा कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं इसको अपने साथ शियानलोंग सिटी के अंदर ले जाऊंगा और वहाँ पर जाके इसको बेच दूंगा। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि ग्रैंडपा एंड ग्रैंडपा मैंने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से हासिल किए हैं। और कहता है कि इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरा डोमेन अवेक हो चुका है, जिसे सुने वो सब लोग उसकी तरह हैरानी से देखना शुरू कर देते हैं और कहता है कि क्या वाकई में तुम्हारा डोमेन अवेक हो चुका है? वो कहता है कि हाँ मेरा डोमेन अवेक हो चुका है, जिसके बाद सब लोग उसके पास आना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हे जल्दी से बताओ तुमने उसको कैसे अवेक किया। और कहता है कि तुम्हारी आंखों के अंदर कोई पावर आई, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई पावर आई, कहाँ तुम्हारी पावर आई है? और कहता है तुम्हारी जान तो ठीक है ना, कहीं तुमने कोई जहरीली चीज़ खा के तो इसको अवेक किया। जहाँ पर कि उसके दूसरे ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से ब्रेक थ्रू किया है, हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा कि तुमने ब्रेक थ्रू किया है कि नहीं किया। और कहते हैं कि मुझे डोमेनर बॉडी के अवेक होने की जो हेयरिंग है वो दिखाई दे रही है। वो कहते हैं कि डोमेनर बॉडी के जो अवेकनिंग है वो मुझे फील हो रही है इसके अंदर से। जहाँ पर कि उसकी ग्रैंडपा ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब कि डोमेनर बॉडी अवेक हो चुकी है इसके अंदर। और सब लोग उसे उछालना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यस इसने अपनी डोमेनर बॉडी को अपने अंदर अवेक कर लिया। लेकिन वो आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा हीरो जमीन पर आकर गिर जाता है और कहता है कि बहुत बुरा किया आपने मेरे साथ। लेकिन वो कहते हैं कि चलो ये तो बताओ कि तुम्हारे साथ आकर वहाँ पर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से तुम्हारी जो ये डोमिनेट बॉडी है अचीव हो गई। कहती है जल्दी से बताओ मुझे। लेकिन दूसरी तरफ हमें हमारे दूसरे ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कहता है कि जो भी हो ये अब जश्न का वक्त है, जश्न हो। वो कहते हैं मुझे जल्दी से विलेज चीफ को इसके बारे में बताना चाहिए। वो कहते हैं मुझे फॉर्मेस्ट को भी इसके बारे में बताना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही हमारी फैमिली के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जहाँ पर कि हमें फॉर्मेस्ट को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट लीडर से कह रहा होता है कि उसने फाइनली इसको अवेकर कर लिया है, जिसे सुनने के बाद विलेज चीफ काफ़ी ज़्यादा ही सोच पे पड़ गए होते हैं और कहते हैं कि
हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे मसला किसी और चीज़ से है। लेकिन अभी नहीं बताया जाता कि उन्हें किस चीज़ की परेशानी है इस वक्त, जहाँ पर कि हमें उन सब लोगों को एक साथ दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारी क्या बॉडी के अंदर कोई सी तरीके के साथ कोई इंप्रूवमेंट दिखाई दी है। और फौरन से उसके फोरहेड पर उसको टच करते हुए देखना शुरू कर देते हैं कि इसकी पावर कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है उसके माथे से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू कर देती है। यह देखने के बाद वो सब लोग ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ईवल और गॉड्स के जो मंत्र हैं वो इसके जरिए इसलिए आपने प्रैक्टिस की है। लेकिन ये बात देखने के बाद जो हमारे सेक्ट लीडर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। जहाँ पर कि उसके दूसरे ग्रैंडपा बता रहे होते हैं कि इसने डीमंस और गॉड के जो होते हैं वो मंत्रों को इस्तेमाल किया है ब्रेक करने के लिए सवाल को, जिसे सुनने के बाद फौरन से अपने ग्रैंडपा के पास आ जाता है और कहता है कि मेरा तो अचानक से ही वहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया था, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मैं किस तरीके के साथ ब्रेक थ्रू कर गया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दूसरे ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मोटल के अवेकनिंग होना ये बिल्कुल ही अजीब सी बात है और ये मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। वहाँ पे दूसरे ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है, मेरी समझ में भी नहीं लग रहा क्योंकि मोटल कभी भी इमोर्टैलिटी का सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरी वाइटैलिटी के पास अभी भी कोई एट्रीब्यूट नहीं आया है और कहता है पता नहीं मुझे वो कब हासिल होगा। और कहता है कि मुझे जल्दी से बताइए कि मैं अपने एट्रीब्यूट को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकता हूँ। वो कहते हैं अच्छा हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। जहाँ पर कि हमें उसके विलेज चीफ को बताते हुए दिखाया जाता है जो कहता है कि 4 तरह के स्पिरिचुअल फीस्ट होते हैं। एक है सूर्य ड्रैगन, दूसरा है वाइट ड्रैगन, तीसरा है वर्मिलियर बर्ड और चौथा है ब्लैक टेरोटाइज। और ये 4 के 4 ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड एट्रीब्यूट हैं। और कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन चारों के चारों एट्रीब्यूट को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सिर्फ एक को ही हासिल करने में कामयाब होते हैं। जहाँ पर उसका दूसरा ग्रैंडपा कहता है कि स्पिरिचुअल एम्बिडियू के बारे में आपका क्या ख्याल है। वो कहता है क्या वो एक आदमी है जिसे देख सुनने के बाद सब लोग उसकी तरफ घूरना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं। वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। जहाँ पर उसकी ग्रैंडपा कहती है कि जो ये ह्यूमन शेप के तुम देख रहे हो फेटस को, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और इसके पास जाने की हिम्मत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं जिनके पास स्पिरिचुअल पावर होती है। और जो इनके सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरे तरीके से फंस जाते हैं। और उसके दूसरे ग्रैंडपा बताते हैं कि जो एक्सरसाइजेज हैं वो ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट की गई हैं और फोन से अपनी नाइफ के जरिए उसको एक स्लैश अटैक करके बताते हैं। और कहता है कि मैं कभी किसी चीज़ को नहीं मानता और मुझे किसी चीज़ को भी ओबे करने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरे पास ये नाइफ है मैं सारी की सारी पाबंदियों को काट डालूंगा। और उसकी तरफ नाइफ को करते हुए कहते हैं कि क्या तुम भी अपने आप के अंदर इतना जोश भर सकते हो कि कोई भी ला तुमको रोक ना सके। वो कहते हैं अच्छा किसी भी किस्म के कानून की कोई बात नहीं माननी, हमेशा अपने दिल की मानी और किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद उसके ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके के साथ। और कहते हैं चलो फिर दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू करें। वो कहता है कि क्या वाकई में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वो कहते हैं हाँ चलो फिर मेरे साथ चलो। और कहते हैं कि मुझे एक बैड गाय की जरूरत है जो कि मैं तुम्हारे बॉडी के अंदर से बाहर निकालूंगा। इसके बाद रोना शुरू कर देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अपने डोमिनर एनर्जी को इंक्रीज करने की जरूर कोशिश करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसके ग्रैंडपा ने उसकी अच्छी खासी धुलाई करने के बाद उसे भेज दिया होता है आराम करने के लिए, जहाँ पर कि वो काफ़ी ज़्यादा ही दर्द में होता है। कहता है कि ग्रैंडपा ने आज मुझे बहुत ही ज़्यादा धोया है और कहता है कि मैं एक टायरेंट हूँ, मैं कभी भी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करूँगा चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जहाँ पर कि उसका एक अंदर ग्रैंडपा आते हुए कहता है कि शाबाश बहुत अच्छा फैसला किया तुमने, चाहे जान भी देनी पड़े लेकिन हार मत मानना। जहाँ पर कि वो हमारा हीरो देखने के बाद कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें ट्रेन करने के लिए आया हूँ लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कुछ और चीज़ देखो बाहर जाकर। और कहता है चलो फिर चलते हैं, तुम्हें एक नया मेथड दिखाना है ताकि तुम अपनी वाइटैलिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। और कहता है कि क्या तुमसे सिर्फ बात ही कर रहे थे कि क्या तुम्हारी जान भी चली जाए तो तुम हार नहीं मानोगे, तो फिर यही सही वक्त है उसको प्रूव करने का। जिसके बाद के नेक्स्ट सीन में हमें उसको एक स्टैचू के पास दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो उसे लेकर आता है और कहता है कि ये स्टैचू को तुम देख रहे हो। और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये स्टैचू जो है ये डार्कनेस को रेजिस्ट कर सकता है, क्या इसके स्टैचू के पास इतनी ज़्यादा ताकत है। तुम्हें शायद सही जगह से इसके मतलब इल्म नहीं है कि इससे स्टैचू नहीं है, इसके पास और भी कुछ चीज़ है। और कहता है कि ये जो स्टैचू है ये ग्लो कर रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वो कहता है कौन सी वजह। जिसके बाद के ग्रैंडपा से आगे बताते हुए कहता है कि हर एक स्टैचू ग्लो नहीं करता लेकिन इसके बीच एक अलग मसला है। वो कहता है ज़रा देखो इसकी तरफ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है और गौर के साथ अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करो इस पर। वो कहता है कि तुम्हारी जो पेंटिंग है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है और वो कभी भी ग्लो नहीं करती, इसके पीछे की वजह मालूम करो। और कहता है कि जो हमारे दूसरे ग्रैंडपा की पेंटिंग है वो एक डायनामिक पेंटिंग है और वो ग्लो भी करती है और उसके बीच पावर भी बहुत ही ज़्यादा है, तो क्या फ़र्क है उस चीज़ में और तुम्हारी पेंटिंग में। और कहता है कि वो सिर्फ डायनामिक नहीं है बल्कि उसके बीच लाइव भी है, उसके बीच लाइव एग्जिस्ट करती है।
हमारा हीरो एक बहुत ज़्यादा अक्लमंद जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो सही है। इसके पीछे की वजह एक सिंपल सी वजह है, वो वजह यह है कि हम दोनों मुख्तलिफ हैं। क्या यही वजह है? वो कहता है क्या बात की, सल्यूट है तुम्हारी दिमाग को। वो कहता है ये वजह नहीं है, वजह यह है कि तुम्हारी और उनकी पावर और सोच में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। वो कहता है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनका फेस कभी भी शाइन नहीं करता, लेकिन जो कल्टिवेटर और इमोर्टल होते हैं और जो गॉड होते हैं उनका फेस शाइन करता है। उनके चेहरे से ही ज़ाहिर हो रहा होता है कि वो इमोर्टल और गॉड हैं। कहता है कि तवज्जो के साथ देखो, क्या तुम्हें ये कहीं से गॉड दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इनका स्टैचू जो है ग्लो कर रहा है। वो कहता है कि लेजेंड्स का कहना है कि इसको पेंट किया गया है लेजेंडरी पेंट से, और इसके पास एक शेल है जो कि इतना ज़्यादा हार्ड है कि अगर गॉड्स भी चाहें तो उसे नहीं तोड़ सकते। वो कहता है ये बिल्कुल इस तरीके के साथ है जैसे तुमने अपनी पीठ पर एक गॉड को रखा हो सेफ्टी के लिए। और कहता है कि उस गॉड का वजन भी इतना ज़्यादा हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी वेट हो वो, जिसे कोई भी उठा नहीं सकता। वो कहता है अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी वेट, इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं लग रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहते हैं हाँ समझ लग गई मेरी बात। वो इसका मतलब है कि ये जो स्टोन स्टेटस है ये गॉड से बिलोंग करता है। क्या मैंने सही कहा? वो कहता है नहीं, तुमने बिल्कुल गलत कहा। वो कहता है कि मैंने 9 हेवन ओपनिंग मेथड को सीखा है, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ दिखाई देता है जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। जिसके बाद वो अपनी 2 फिंगर के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को फ्लक्चुएट कराने के बाद उसकी फोरहेड पर रखते हैं। वो कहते हैं इसको महसूस करो। वो जैसे ही उसको महसूस करता है वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर कि उसके माथे पर हमें एक सिंबल को अपीयर होते हुए दिखाया जाता है, जहां पर एक बेबी टाइप का क्रिएचर बना होता है। वो कहता है कुछ भी तो डिफरेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा स्मोक क्यों आ गया मुझे समझ नहीं लग रही। और हमें दिखाया जाता है कि उसके जो आई का लेवल 1 होता है वो उसने पास कर लिया होता है, और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है जो कि उसकी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कराना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है उसकी आंखों के अंदर भी वो फॉर्मेशन बनना शुरू कर देती है। और इस बार जैसे ही वो आंखों को खोलता है वो देखता है अपने सामने उस स्टेटस को, जिसे देखने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो कहता है ये क्या है, ये इतना ज्यादा अजीबोगरीब और कितना ज्यादा बड़ी परछाई, ये क्या देख रहा हूँ मैं। और हमें दिखाया जाता है उसे 2 ड्रैगन दिखाई दे रहे होते हैं, जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा स्टेटस होता है उस गॉड का, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंजरस लुक दिखाई दे रहा होता है। और स्टेटस और उसके परछाई के बीच जमीन आसमान का फर्क हम देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है। वो कहता है नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि ये कैसे, ये इतना बड़ा ड्रैगन और इतना बड़ा स्टेटस इसके पीछे कैसे हो सकता है। जहाँ पर कि हमें उस गॉड को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस लुक दे रहा होता है। उसे देखने के बाद हमारे हीरो की बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो फौरन उसके सामने झुकने वाला ही होता है कि हमें दिखाया जाता है उस स्टेटस का पूरा लुक, जो कि देखने में वाकई में उस स्टेटस का जो बैकग्राउंड में लुक दिखाई दे रहा होता है वो वाकई में इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेंजरस होता है कि आज तक हमें किसी भी एनीमे में इतना ज़्यादा डेंजरस लुक नहीं दिखाया गया। जैसे ही वो हमारा हीरो उसके सामने नील डाउन करने वाला होता है हमें दिखाया जाता है हमारे ग्रैंडपा को। वो कहते हैं नहीं इसके सामने नील डाउन मत करना, अगर तुमने इसके सामने नील डाउन एक बार कर दिया तो समझ लो कि तुम इसके हमेशा के लिए गुलाम बन के रह जाओगे। वो कहता है बस अपने आप पर तवज्जो दो, अपने अंदर की एनर्जी को इकट्ठी करो और अपने दिमाग पर इसके बोझ को हटाओ ताकि तुम इसको समझ सको कि ये क्या है। वो कहता है कि गुलामी किसी चीज़ का हल नहीं है, गुलाम वो बनते हैं जिनके पास पावर नहीं होती, और हम कोई गुलाम नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। क्या तुम मरने से ज़्यादा गुलाम बनने को पसंद करोगे? मरना बेहतर होता है हमेशा गुलाम बनने से। वो कहता है हाँ गुलाम तो मैं नहीं बनूंगा, किसी भी सूरत हाल में मैं गुलाम नहीं बनूंगा, चाहे मुझे कितनी ही ज़्यादा घबराहट हो, मुझे दिल के चिचड़े चिचड़े उड़ जाएं क्यों ना। वो कहता है चाहे ये गॉड ही क्यों ना हो, चाहे इसके पास बहुत सारे स्नेक और काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल एनर्जी हो और इसके पास एक शेल भी हो, लेकिन फिर भी इसके पास मैं नहीं झुकूंगा और ना ही इसका गुलाम बनूंगा मैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस उसकी आंखों में देखो, उस ओल्ड मैन की आंखों में देखो ताकि तुम उस मौत का एहसास कर सको जो कि इस वक्त तुम्हें हो रहा है। वो कहते हैं अब तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि ये अब सिर्फ एक स्टोन स्टैचू है, इसके अलावा इसकी कोई भी औकात नहीं है। वो कहता है कि सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा, इसके अलावा इसकी उस वक्त कोई भी औकात नहीं है। ये ज़रूर गॉड होगा और इसके सामने पता नहीं कितने सारे लोगों ने नील डाउन किया होगा, लेकिन हम नहीं, हम इसके सामने अगर यह असल में भी अपीयर हो जाए तो हम इसके सामने नील डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि हम इमोर्टल हैं, हम गॉड्स के सामने नहीं झुकते और गॉड की एक भी नहीं मानते, क्योंकि हम अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। वो कहता है इसका मतलब कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे वो गॉड ही क्यों ना हो। और हाँ मैं भी एक इमोर्टल हूँ, लेकिन मैं एक इमोर्टल गॉड बनूंगा और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि ये भी मेरे सामने कुछ नहीं होगा। जिसके बाद कि वो अचानक अपने मेमोरी को याद करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं सारे के सारे स्टोन स्टैचूज के साथ खेला हूँ, इन्हीं के बीच मेरी परवरिश हुई है, इनके ऊपर चढ़ के मैंने काफ़ी सारे डम्पलिंग्स को खाया है, काफ़ी सारे मज़े किए हैं इनके साथ ही। तो आखिर ये
कैसे मुझे थ्रेट कर सकते हैं? नहीं, मैं थ्रेट नहीं होगा। उसके ग्रैंडपा कहते हैं शाबाश शाबाश, अपनी पुरानी मेमोरी को याद करो और अपने आप को सप्रेस होने से रोको। वो कहता है कि कल्टीवेशन का वे ही कुछ ऐसा है, हमें अपने से स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने भी मजबूती से खड़े रहना पड़ता है, यही कल्टीवेशन है। वो कहता है कि एक ब्रोकन स्टोन के सामने तुम्हारा टाओइज्म हार्ट कभी भी नहीं झुकना चाहिए, यही एक इमोर्टल वे है। वो कहता है देखो इस पत्थर के टुकड़े को, क्या ये तुम्हें इस वक्त डरा रहा है? क्या इसके पीछे इतनी ज्यादा ताकत है? तो फिर ये देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। जिसके बाद वो फौरन से उसके ऊपर लाठी मार के उसको तोड़ देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो स्टोन वापस से रीबिल्ड हो जाता है और वो वापस से उसके कंधे पे मार रहा होता है। कहता है देखो ये सिर्फ एक स्टोन है, लेकिन इसके पास अभी भी एक फाल्स गॉड की पावर है। फाल्स गॉड ऐसा गॉड जो कि मरने के बाद भी अपनी इनहेरिटेंस को पीछे छोड़ जाते हैं। वो कहता है अब तुम समझे, नील डाउन करना स्लेवरी है और आगे खड़े रहना यही हिम्मत वालों का काम है। तो फिर याद रखना कभी भी नील डाउन मत करना, तुम्हें हमेशा स्टैंड रहना होगा हर एक के सामने, चाहे वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हें कितना ही ज़्यादा थ्रेट करे, चाहे तुम्हें कितना ही ज़्यादा टॉर्चर क्यों ना करे। वो कहता है अगर तुमने नील डाउन किया और मेरी बातों को नहीं समझा तो देख लो मैं ही तुम्हारा क्या हाल करूँगा। वो कहता है ठीक है ग्रैंडपा मैं समझ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मुझे आपकी बात अच्छे से समझ आ गई है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा समझ गए हो, चलो ये तो फिर अच्छी बात, चलो फिर हमें जाने का वक्त हो चुका है। वो कहता है लेकिन गॉड हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते उस फंगस से? वो कहता है इसके मैटर के बारे में तुम्हें मालूमात अभी हासिल करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, और वैसे भी तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं तुम्हें इतने बड़े सीक्रेट को ऐसे ही बता दूं। लेकिन एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर हो जाएगी तो तुम्हें इन स्टोन्स के बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। जहाँ पर कि हम उस स्टोन के पीछे हमारे ग्रैंडपा की तस्वीरों को देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ही आइकॉनिक लुक दे रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन पर आया होता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन वो माउंटेन से गिर जाता है और कहता है कि आए बहुत ही ज़्यादा चोट लगी, आज तो मेरी पूरा सिर फट रहा है इससे दर्द के मारे। और कहता है लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अभी तक जिंदा हूँ, यही सबसे बड़ी बात है, और मुझे लगता है मुझे अपनी प्रैक्टिस को मजीद कंटिन्यू करना चाहिए। और कहता है लेकिन सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अचानक ही वो मॉन्की बीस्ट वापस से आ जाता है, जिसे देखने के बाद इस बार वो बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वो मॉन्की बीस्ट कहता है कि तुम बिग गाय के साथ क्या तुम्हारा ताल्लुक है उसके साथ, और अपने पंच को उस पर मारता है। लेकिन इस बार हमारा हीरो उसको डोज कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके अपने हाथ के जरिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है वो उसके हाथ पे ही चढ़ जाता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो अभी भी उसको पकड़ने की लगातार कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा तुम छोटे शैतान। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो अपनी फोन से अपनी कल्टीवेशन को वे करते उस पर एक घसीटके की पंच लात मारता है, जिसे देखने के बाद वो मंकी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है? वो कहता है देखा मेरी पावर, और जैसे ही आसमान से नीचे आके उसकी आंख पर खंजर मारने वाला होता है वो अचानक से रुक जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस बार मॉन्स्टर की भी फट चुकी होती है। लेकिन हमारा हीरो कहता है नहीं मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आया हूँ, क्यों ना हम दोनों पंचीत के साथ एक दूसरे का फाइट करें। जिसे सुनने के बाद मॉन्की फोन से उसको दूर हटा देता है और कहता है कि क्या फिस्ट अटैक के साथ तुम लड़ाई करना चाहते हो? और कहता है हाँ फिस्ट अटैक तो सही रहेगा, और अपने मुक्के को उसको दिखाना शुरू कर देता है। जिससे के बाद हमारा हीरो अपने मुक्के को देखता है और कहता है हाँ मेरा मुक्का बहुत ज़्यादा छोटा है। और हमें दिखाया जाता है इस बार मॉन्स्टर उसको पटक के मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे मारने की। बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा होता है और मार के हमारे हीरो की दुर्गत बना देता है। लेकिन फिर भी हमारा हीरो उस पर लड़ाई करता है। जिसके बाद मंकी कहता है ओछ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अरे भैया मार डाला मुझे। जिसके बाद हमारा हीरो कहता है बहुत मार लिया तूने मुझे, अब मैं तुझे मारूंगा, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। लेकिन मंकी को भी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसे पंचेस के जरिए धोना शुरू कर देता है और कहता है कि तू मुझे मारेगा। और इस बार मंकी उसको इतना मारता है कि उसका मुंह ही पूरा सूज जाता है। वो कहता है भाई खेल रहा था तेरे साथ लड़ नहीं रहा था जो तूने मेरे मुंह का ये हाल कर दिया है। मंकी कहता है कि मैंने तुझे कहा था खेलने के लिए मेरे साथ, तूने खुद ही कहा था कि हम फिस्ट अटैक के जरिए लड़ाई कर। वो कहता है हाँ कहा तो था, लेकिन ये नहीं कहा था कि तू मेरी दुर्गत ही बना देगा अपनी पंचीत के जरिए। लेकिन मुक्की कहता है चल ठीक है अब ज्यादा बातें मना बना और तुझे मैं कुछ चीज देता हूँ खाने के लिए। और फौरन से उस ट्री को हिलाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रूट हमारे हीरो पर आके गिरते हैं जो कि वहाँ के ग्रेप्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा हीरो पूरे तरीके से छुप चुका होता है। वो इतने ज्यादा ग्रेप्स होते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और डेंजर लॉयल्टी 2 को सब्सक्राइब करें।